अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। ऑपोजिशन पर उम्मीद थी कि कौमी असेंबली में फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो बिल है हुकूमत उसे कामयाब करवाने में नाकाम हो जाएगी, क्योंकि ऑपोजिशन इस खुशफहमी का शिकार थी कि जो हुकूमत के हलीफ है वो हुकूमत का साथ नहीं देंगे। इस हवाले से ऑपोजिशन ने दरख्वास्त की, खबरदार किया हलीफ को कि अगर ये बिल कौमी असेंबली से पास हो जाएगा तो महंगाई में मजीद इजाफा होगा, अवाम पे मजीद बोझ पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद कल बासानी हुकूमत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अमेंडमेंट बिल और फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल मंजूर करवाने में कामयाब हो गई। क्या कह रहे थे ऑपोजिशन रहनुमा हलीफ के हवाले से और हुकूमत के हवाले से कि हुकूमत ये बिल कामयाब नहीं करवा सकती, सुनिए। के लिए नामुमकिन होगा जो मिनी बजट वो लेकर आ रही है कि उसे कौमी असेंबली से पास करा सके, चूंकि खुद हुकूमत के अपने अरकान असेंबली देख चुके हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में अवाम ने महंगाई जो इस हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से आई है उस पर कितने शदीद रद्द अमल का फैसला किया है। मुझे यकीन है कि उसके अपने हलीफ जमातें और उसके अपनी सफ़ों से कई लोग जो अवाम के अंदर जाने पे यकीन रखते हैं और अवामी रद्द अमल से डरते हैं, वो ऐसी सख्त शराइत के लिए कभी वोट देंगे। हुकूमत की हलीफ जमातों को कहना चाहता हूँ, अगर आपने मिनी बजट पास कराया, इस हुकूमत का साथ दिया, तो पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में आपका नाम मीर सादिक और मीर जाफर के साथ लिखा जाएगा। अब तो हुकूमत के हलीफ भी आप देखेंगे आने वाले दिनों में खुद को हुकूमत से अलहदा करते हुए नजर आएंगे। हम एक सियासी तौर पे हम भरपूर तरीके से जो है वो इसको अपोज करेंगे और अपना नंबर पूरा करने की और इनका नंबर जो है वो कम करने की भी पूरी कोशिश करेंगे। हम भी यहाँ पे बैठे हैं और ये अगर ये मीटिंग्स कर रहे हैं तो हम भी किसी न किसी से मिल रहे हैं, तो ये पूरी कोशिश जारी है। ऑपोजिशन और बिलखसूस नून लीग ये समझ रही थी कि जो हलीफ है हुकूमत के वो उनका साथ नहीं देंगे और हुकूमत के लिए नामुमकिन होगा कि वो बिल्स को पास करवा सके। ऑपोजिशन की सबसे बड़ी गलतफहमी यही रही है कि वो इत्तेहादियों से मुतल्लिक खुशफहमी का शिकार है और उनसे ज़्यादा उम्मीदें बांधी हैं और अभी भी वो उम्मीद कर रहे हैं कि जब इन हाउस तब्दीली का वक्त आएगा तो हलीफ जो है वो हुकूमत के साथ नहीं खड़े रहेंगे। हलीफ जमातों से अपील करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के पास एक नादिर मौका है कि अगर MQM, काफ लीग और GDA ये पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी से दिलचस्पी रखती हैं, तो ये फौरी तौर पे हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करके इस हुकूमत को अदम एतमाद के जरिए फारिग करें। अदम एतमाद के इम्कान को मुस्तरद नहीं कर रहे। जी, मैं बिल्कुल उसको मुस्तरद नहीं करता, वो एक आईनी और जमहूरी तरीका है। अगर हमारे रियासती इदारे गैर जानिबदार हों और हुकूमत के इत्तेहाद के अंदर से लोग निकल आए तो ये हुकूमत जा सकती है। हम सारे इत्तेहादियों से बात करेंगे और अगर उनको रोकता है, कोई और रोकता है उनको, तो वो फिर उनकी किस्मत है। फिर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो। इत्तेहादियों की आप क्या बात करते हैं, इत्तेहादी ना भी आए, इनके अपने रैंक्स में इतने क्रैक्स हैं जितना कहा जाए कम है। इंतहाई ज्यादा अवामी प्रेशर है कि हर सूरत ऐसी नालायक और नाअहल हुकूमत को हटाया जाए। उसके लिए तमाम पार्टियों को ऑन बोर्ड कर रहे हैं और हम समझते हैं कि इन हाउस तब्दीली जो है उससे भी इकोनॉमी नहीं संभलेगी जब तक कि नया इलेक्शन नहीं होगा। सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसा बिल जिससे महंगाई में इजाफा होना था, जिससे टैक्सेस में मजीद इजाफा होना था, आवाम पर बोझ पड़ना था, उस पर अगर हलीफ हुकूमत के साथ खड़े हैं तो अगर इन हाउस चेंज ऑपोजिशन लाती भी है तो क्या हलीफ ऑपोजिशन के साथ खड़े रहेंगे या माजी की तरह हुकूमत का ही साथ देंगे? इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने। एहसन इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या कहूँ, ये गलत फहमी है आपको या बहुत ज़्यादा खुश फहमी है कि हलीफ आपके साथ खड़े हो जाएंगे? ना माजी में हुए और यहाँ पर भी कभी आप खबरदार करते रहे, कभी आप उनसे अपील करते रहे कि वो इस बिल पर सपोर्ट ना करें हुकूमत को, लेकिन फिर भी इत्तेहादी जो है वो हुकूमत के साथ ही खड़े हुए हैं। जी, बहुत शुक्रिया शहजाद। देखिए, ऑपोजिशन का ये फर्ज है कि वो जो हुकूमत की नाकामियां हैं और जो उनके पॉलिसी लैप्सेस हैं उसको उजागर करे और हम यकीनन उनके हलीफ जमातों को और उनके अरकान असेंबली का ज़मीर झंझोड़ सकते हैं। उनको बता सकते हैं कि स्टेट बैंक का जो कानून है इसके ज़रिए किस तरह कौमी मालियाती खुद मुख्तारी को सरेंडर किया गया है, मिनी बजट के क्या असरात अवाम पर होंगे। इसके बाद ये उनका अपना फैसला है कि वो तारीख के सही सिमत में आना चाहते हैं या तारीख के गलत सिमत में जाना चाहते हैं। लेकिन हैविंग सेड दिस,
मैं समझता हूं कि जो भी हमने किया उसके कुछ जुज़वी नतायज हमें जरूर मिले। पहली बात तो यह कि हुकूमत 172 का मैजिक नंबर क्रॉस करती हुई नहीं नजर आई, यानी कि उसने जो वोट लिए मैक्सिमम वो उस 172 जो सादा अक्सरियत का नंबर है उससे कतई तौर पे कम 165 के करीब उसको वोट मिले। दूसरे नंबर पे ये कि हुकूमत की जो हलीफ जमातें हैं कम अज कम वो इस हद तक हमारा उन्होंने साथ दिया कि जो अवामी मुश्किलात की 2-3 आइटम्स थी जिस पर हमने बहुत शोर मचाया था, जिसमें बच्चों का फार्मूला था, दूध था, बेकरी आइटम्स थे जो आम आदमी इस्तेमाल करता है, लैपटॉप्स थे, उसके ऊपर हुकूमत ड्यूटियां वापस लेने पे मजबूर हुई क्योंकि उनके हलीफ जमातों ने भी इनकार किया कि वो उनका साथ देंगे। अलबत्ता हमें जरूर इस बात पे मायूसी है कि स्टेट बैंक के ऊपर हुकूमत ने उसे बुलडोज किया, और मुझे यकीन है कि अगर स्टेट बैंक के कानून के ऊपर वोटिंग कराई जाती तो खुद हुक्मरान जमात में से जरूर चंद लोग उसके खिलाफ वोट देते, चूंकि वो जाती हैसियत में इसके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके थे। इसीलिए हुकूमत ने कवायद और ज़वाबित को सस्पेंड किया, उसके ऊपर जो मतलूबा दिन थे उनकी तादाद को ख़त्म किया, उस पर बहस नहीं कराई और उसको गिनती नहीं कराई और बुलडोज करके पास कराया सिर्फ आवाजों के ऊपर। अब तो पता नहीं उनको ये खदशा था कि लोग सपोर्ट शायद ना करें मुकम्मल तौर पे, या शायद एजेंडा 12 बजे से वो पहले मुकम्मल करना चाहते थे। लेकिन एहसन इकबाल साहब, आपका हक है, आप झंझोड़े, इत्तेहादियों को भी झंझोड़े, हुकूमत के लोगों को भी झंझोड़े। कोई फायदा आपको लगता है कि आगे जाके इसका होगा इस सूरत में कि वो आपको सपोर्ट करने तक आ जाए और हुकूमत के खिलाफ हो जाए? क्योंकि अब बात हो रही है कि 25 तारीख को जो पीडीएम का सरबराही इजलास होगा उसमें शायद इस बात पे गौर किया जाएगा कि इन हाउस चेंज की तरफ आगे बढ़ते हैं। फायदा है इन हाउस चेंज पे जाने का इस वक्त जब इत्तेहादी हुकूमत के साथ खड़े हुए? असल बात ये नहीं है कि क्या वो हमें सपोर्ट करते हैं या हुकूमत के मुखालिफ जाते हैं। असल बात यह है कि जो इस वक्त अवामी राय आमा है वो इस कदर शिद्दत के साथ हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ मुनज़्ज़म हो रही है कि कोई भी सियासी कुव्वत अगर वो अगले इंतखाबात पे नजर रखती है तो उसे जल्द या बदेर फैसला करना पड़ेगा कि वो पीटीआई की कश्ती के साथ ही डूबेगी या किसी मौके पर अपने लिए सेफ एग्जिट तलाश करेगी। तो मैं अभी भी पुरुमीद हूँ कि जिस तेजी के साथ घिराव हो रहा है इस हुकूमत का अवामी राय आमा के साथ, जल्द या बदेर खुद हुकूमत के अंदर से अरकान असेंबली और इसकी हलीफ जमातें अपने रवैये पे नजर सानी करने पे मजबूर होंगी, और अगर ऐसा नहीं करती तो फिर इसके बाद वो भी उसी अंजाम से दो चार होंगी जिससे हुक्मरान जमात। और ये अंदाजा आपको कैसे होगा कि अब वो हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार है? क्योंकि आप लोग तो बात कर रहे हैं कि इन हाउस तब्दीली लेकर आनी है। वैसे तो आप लोग 1 साल से कह रहे हैं हुकूमत को गिराना है, लेकिन कल मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि पहले तो मैं समझती थी 5 साल मुकम्मल करें, अब मैं समझती हूँ हर सूरत इस हुकूमत को गिराना है। तो ये कैसे तयन करेंगे कि अब क्या मूड है इत्तेहादियों का, और कैसे आप इस डेट को फाइनलाइज करेंगे कि कब इन हाउस तब्दीली लेकर आनी है? देखिए शहजाद, अवाम की चीखें तो निकल चुकी हैं, लेकिन कल जो हुक्मरान जमात का इजलास था उसमें उनके अंदर से भी चीखों की आवाज सुनाई दी है। तो इसका मतलब यह है कि ये अमल तो शुरू हो गया है, खुद उनके अंदर भी तोड़ फोड़ शुरू है। और जैसे बलूचिस्तान के अंदर आपने देखा जो तब्दीली आई वो खुद हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर से आई, और मैं भी समझता हूं कि अब मुस्तकबिल में कोई ज्यादा दूर वक्त नहीं है कि इस किस्म के हालात मरकज में भी पैदा हो सकते हैं। इत्तेहादियों को साथ रहने देना हुकूमत के लिए, और अगले इलेक्शन की तैयारियां करें। जैसे आप कह रहे हैं कि वो पार्ट एंड पार्सल हैं, तमाम अवाम को फैसला करने दें। अगले इलेक्शन में पता चल जाएगा कि अवाम हुकूमत को और उनके इत्तेहादियों के हवाले से क्या रिजल्ट देती है। काश के ये ऑप्शन हमारे पास होती है, सबसे आइडियल ऑप्शन थी। लेकिन जिस तेजी के साथ ये हुकूमत इकोनॉमिक हैमरेज जो हो रहा है उसके पेश नजर मुल्क के मफादात को कॉम्प्रोमाइज कर रही है। $1 अरब के लिए आपने देखा कि स्टेट बैंक की कौमी मालियाती खुद मुख्तारी का सौदा कर दिया गया, और IMF की डेडलाइंस के ऊपर कौमी असेंबली से लेजिस्लेशन कराई गई, स्टैंडिंग कमेटी में बहस करने की इजाजत नहीं दी गई। हमने तो दुनिया को ये पैगाम दिया है कि हमारा हाउस सॉवरन नहीं है, हम बैरूनी डिक्टेशन के ऊपर कानून साजी करते हैं, हम बैरूनी डिक्टेशन के ऊपर उनके टाइम टेबल के ऊपर फॉलो करते हैं। ये बहुत बड़ा आज जिक्र किया वजीर आज़म इमरान खान ने कि जब भी IMF पे जाते हैं तो हम अपनी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। लेकिन आपकी जमात में से जो सबसे ज्यादा क्लैरिटी से बात करते हैं इस हवाले से वो है शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जो कि कहते हैं कि ये वक्त नहीं है इन हाउस चेंज का,
हमें पता है कि हमें सपोर्ट नहीं मिलेगी, कोई भी वजूहात हो, कोई दूसरे लोग आके फोन कॉल्स के जरिए उनसे वोट हासिल करवा लें या कोई और फैक्टर हो जाए, लेकिन इस वक्त सपोर्ट नहीं मिल रही है। तो यही आपकी पार्टी की भी राय है कि ये प्रॉपर टाइम नहीं है, एप्रोप्रिएट टाइम नहीं है इन हाउस तब्दीली के लिए? शहजाद, देखिए, हमने हमेशा ये कहा है कि हम मल्टीपल ऑप्शंस पे साइमल्टेनियसली काम करेंगे। जमहूरियत के अंदर और सियासत के अंदर आप कभी सिंगल ट्रैक पे नहीं चलते, हम अवामी मोबिलाइजेशन के रास्ते पे भी और इंशाल्लाह 23 मार्च को आप देखेंगे तारीखी अवामी परेड होगी इस्लामाबाद के अंदर, और इसके साथ दीगर जो जमहूरी ऑप्शंस हैं हम उनको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर वो हो सकती हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस बात पे हम बहुत यकसू हैं कि इस हुकूमत को जितनी मोहलत अब मिलेगी ये मुल्क के मामलात को इतना पेचीदा कर जाएगी कि अगली हुकूमत को उन्हें हल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है। करेंगे एक ब्रेक, उसके बाद इस हवाले से बात करेंगे। हुकूमत जश्न तो मना रही है कि बिल पास हो गया, अददी नंबर्स हैं, नंबर्स मौजूद है, अददी एतबार से उनको कामयाबी जरूर हासिल हुई है, लेकिन कोई विन विन सिचुएशन नहीं है। बोझ बढ़ेगा, हुकूमत कहती है कम बोझ पड़ेगा, लेकिन बहरहाल टैक्सेस में इजाफे से अवाम पर बोझ पड़ेगा, महंगाई होगी। और अब इस हवाले से हुकूमत के अंदर से भी आवाज आना शुरू हो गई। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक बाद। वेलकम बैक। ऑपोजिशन के मिनी बजट को नाकाम बनाने के दावों और इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात से मुतल्लिक कियास आराइयों के बावजूद हुकूमत कल कौमी असम्बली से मिनी बजट समेत दीगर 16 बिल बआसानी मंजूर करवाने में कामयाब हो गई। मगर मुल्की माशी हालात को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में तशवीश पाई जा रही है, जो हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है। IMF के दबाव पर मिनी बजट और स्टेट बैंक से मुतल्लिक बिल्स की मंजूरी को हुकूमती वुज़रा अपनी कामयाबी करार दे रहे हैं। पूरी कौम को खुशखबरी दी जा रही है और बताया जा रहा है कि मिनी बजट का मकसद टैक्स इकट्ठा करना नहीं बल्कि मईशत को डॉक्यूमेंट बनाना है। लेकिन हकीकत यह है कि IMF की मुश्किल शराइत मानकर अवाम पर मजीद बोझ बढ़ेगा, महंगाई में मजीद इजाफा होगा। ये बात दुरुस्त है कि हुकूमत ने IMF की शराइत मानकर लेसर इविल का इंतखाब किया है, लेकिन यह बिल पास होना हुकूमत के लिए कोई खैर की खबर नहीं है और ना ही हुकूमत के लिए कोई विन विन सिचुएशन है। और आज इस बात का एतराफ़ खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज तकरीब से खिताब में कहा कि हमें हर थोड़ी देर के बाद मजबूरी की हालत में IMF के पास जाना पड़ता है। IMF की शराइत मानने की वजह से लोगों पर बोझ डालना पड़ता है और IMF की शराइत मानते हैं तो सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। IMF के पास इसलिए जाते हैं कि आप मजबूर हैं टू गो टू द बैंक फॉर द लास्ट रिजॉर्ट, जो आखिर में आपकी मदद करने वाला है वो IMF रह जाता है, जो सबसे सस्ते कर्जे देता है आपको, तो आपकी मजबूरी हो जाती है। लेकिन उनकी आपको शराइत माननी पड़ती है, और जब आप शराइत उनकी जो मानते हैं तो फिर आपका कहीं ना कहीं आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे थे कि IMF में जाने का मतलब सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करना है, मगर IMF के दबाव पर कल कौमी असम्बली से बिल्स की मंजूरी के बाद वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी समेत दीगर वुज़रा पूरी कौम को मुबारकबाद दे रहे थे और कहा कि इन बिल्स की मंजूरी से माशी मुश्किलात का खात्मा होगा और हम खसारों से निमट सकेंगे। इस लेजिस्लेशन के बाद जो IMF का हमारा प्रोग्राम है उसके रास्ते में अब कोई रुकावट हायल नहीं रही है। मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर तमाम कौम जो है मुबारकबाद की मुस्तहिक है। जिस तरीके से आज ये कानून को पास किया गया, तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं उनको वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिस तरह से वो आखिर वक्त तक डटे रहे। तो मैं मुबारकबाद दूँगा सबको, क्योंकि मुश्किल सूरत हाल में जो है ये सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल है वो पास हुआ है। कल का इम्तिहान भी वो खैरियत से गुजरा, इंशाल्लाह पाकिस्तान मजबूत होगा। वुज़रा मिनी बजट की मंजूरी को पब्लिकली अपनी कामयाबी करार दे रहे हैं, मगर अहम बात यह है कि मुल्की माशी सूरत हाल और तवानाई के बहरान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तशवीश पाई जा रही है। कल कौमी असम्बली में मिनी बजट की मंजूरी से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर दिफा परवेज़ खटक के दरमियान तल्ख कलामी की खबरें भी सामने आई, मगर बाद में परवेज़ खटक ने इन खबरों की तरदीद कर दी। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी के इजलास में परवेज़ खटक ने वज़ीर आज़म से कहा कि आपको वज़ीर आज़म हमने बनाया है और खैबर पख्तूनख्वा में ही गैस पर पाबंदी लगा दी गई है। गैस बिजली हम पैदा करते हैं और पिस भी हम रहे हैं। ज़राए के मुताबिक परवेज़ खटक की गैस के मसाइल पर वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर से भी नोक झोंक सामने आई। मीडिया पर परवेज़ खटक से मंसूब ये बयान भी चलाया गया
कि उन्होंने कौमी असेंबली में मिनी बजट के हक में वोट ना देने की बात की थी, मगर हमारे जराए के मुताबिक परवेज खटक ने ये बात मिनी बजट से मुतालिक नहीं की थी, बल्कि कहा था कि अगर हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में गैस कनेक्शन नहीं देती तो फिर वो गैस से मुतालिक बिल पर वोट नहीं देंगे। जराए के मुताबिक परवेज खटक की इस बात पर वजीर आजम ने शदीद नाराजगी का इजहार किया और परवेज खटक से कहा कि अगर ऐसा है तो फिर सब घर चले जाते हैं। वजीर आजम ने परवेज खटक को मुखातिब करते हुए कहा कि परवेज खटक, आप सबसे सीनियर वजीर हैं, आपको मुल्क का सोचना चाहिए। आप हमाद अजहर की बात तो समझें कि वो क्या कहना चाहते हैं। मुझे हुकूमत का शौक नहीं, ना ही मेरे कोई कारखाने हैं, मैं मुल्क की जंग लड़ रहा हूँ। वजीर आजम से नोकझोंक के कुछ देर बाद परवेज खटक ने बाहर आकर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इजलास में उन्होंने कोई बात गलत नहीं की, बल्कि सिर्फ अपने हक की बात की है। मगर इसके बाद वजीर आजम ने परवेज खटक को अपने चेंबर में बुलाया, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू में परवेज खटक ने तमाम खबरों को मुस्तरद कर दिया। अहम बात यह है कि यह पहली बार नहीं है कि गैस के मसले या माशी हालात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आवाजें उठ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त के बाद भी ये बात हुई, जबकि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और कराची के MLA आफ्ताब सिद्दीकी भी गैस के बहरान पर हमाद अजहर की कारकर्दगी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। हुकूमत की सफ़ों में माशी हालात को लेकर कशमकश हुकूमत के लिए कितनी मुश्किलात खड़ी कर सकती है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन फ़र्रुख हबीब। फ़ारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। फ़ारूक साहब, अगर आप ये समझते हैं कि मेजॉरिटी थी और बिल पास करवा लिया, ये कामयाबी है, तो उस पर तो आप खुशियां मना सकते हैं, लेकिन ये कोई विन विन सिचुएशन तो नहीं है। टैक्सेस में इजाफा होगा, आप कहते हैं कि बहुत हद तक नहीं, लेकिन कुछ हद तक महंगाई में इजाफा होगा। महंगाई ऑलरेडी 12.5% है, अवाम पे इवेंचुअली बोझ तो पड़ना है, तो कोई खैर की खबर तो नहीं है बिल पास होने के बाद भी अवाम पे तो बोझ बढ़ेगा। नहीं, देखें, बुनियादी तौर के ऊपर आपको ये देखना है कि चैलेंजेस आपको क्या दरपेश हैं। चैलेंजेस ये दरपेश हैं कि हमें कोविड-19 का भी सामना है, हमें आलमी सतह के ऊपर जो है वो महंगाई का भी सामना है, और आपके इल्म में है किसी हुकूमत को जब हमने हुकूमत संभाली तो हमें $20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट मिला था, मुल्क बैंक डिफॉल्ट के ऊपर मिला था, लेकिन उसके बावजूद हमने जो है वो बड़ी तादाद के अंदर अभी तक जो है वो हम कर्जे भी वापस कर चुके हैं, हमने मुल्क की एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाया, हमने 1100 अरब रुपए ऐसे हालात साजगार पैदा किए कि कमर्शियल सेक्टर ने क्रेडिट लिया है और वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है उससे। अब जहाँ तक रह गई बात IMF के पास जाने की, तो उसकी बुनियादी वजह आपके इल्म में भी है, हमारे इल्म में भी है। इससे पहले भी 22 बार IMF के पास हम लोग जो है वो जा चुके हैं। अब बुनियादी तौर के ऊपर 700 अरब रुपए के टैक्सेस का मामला था, जिसको हमने रेजिस्ट किया, हमने डिफेंड किया, 349 के ऊपर आके मामला खत्म हुआ। उसमें भी जो है वो जो बड़ी तादाद है टैक्सेस की वो है रिफंडेबल और एडजस्टेबल है, जिसमें इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना जो है वो मकसूद है। जहां आम आदमी के ऊपर टैक्स लग रहा था, सीरियल से दूध था, आप ये आर्ग्यू तो कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा बोझ नहीं आएगा, महंगाई में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं होगा, लेकिन कुछ हद तक तो होगा ना। और मेरे ख्याल से इमरान खान को आज आपने सुना हो तो उन्होंने तो बिल्कुल सही निशानदेही की कि IMF पे जब जाना पड़ता है तो मजबूरी होती है, लोगों पे बोझ बढ़ता है और सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। जी शहजाद, कैसे मनाएं फिर? जी शहजाद, खुशी मनाने का मामला नहीं है। मामला ये है कि शायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो बात कर रहे थे उसको आप उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर लें तो बुनियादी तौर के ऊपर वो ये बात कर रहे थे, अगर हमने अपने पाँव के ऊपर खड़े होना है तो हमें अपनी वेल्थ क्रिएशन करनी है, अपने वसाइल को बढ़ाना है, अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, हमें अपनी जो है वो दीगर सेक्टर्स को जो अनटैप्ड हैं उनको बढ़ाना है। अब आप ये देखें कि हमने अपना जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसमें भी हमने 25% जो है वो इजाफा किया है। कहाँ नून लीग की हुकूमत 3800 अरब पे छोड़ के गई थी, इस साल हम 6000 अरब का रेवेन्यू टारगेट अचीव करने जा रहे हैं। इसी तरीके से आप देखें कि हमारी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, आपके इल्म में एक टर्फ की स्कीम बहुत बड़ी स्टेट बैंक लेकर आया, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में नई मशीनरी इंपोर्ट हुई है और इंडस्ट्रियलाइजेशन होने जा रही है। उसके असरात पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बड़े मुस्बत आने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं मुस्बत आए, लेकिन फारूक साहब, अभी अगर आप देखें तो आपके अपने पार्टी के जो लोग हैं वो शिकायत कभी कर रहे हैं एनर्जी क्राइसिस पे, चाहे गवर्नर इमरान इस्माइल साहब हो, चाहे कल परवेज खटक साहब हो जो कि गैस के इशू पे बात कर रहे हैं। जब KP इलेक्शन का बल्दियाती इंतखाबात का फर्स्ट फेज आप हारे, नूर आलम हो, आतिफ खान, वो सब कह रहे हैं कि महंगाई है, गवर्नेंस इशू है, परफॉर्मेंस इशू है। तो इस पे इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं या सिर्फ इसी पे बात करते रहेंगे कि देखें ऑपोजिशन क्या छोड़ के गई थी? आपके अपने लोग शिकायत करना शुरू हो गए हैं, मीटिंग्स में बात कर रहे हैं इस पर। नहीं, देखें, बात यह है, हमारी तो जमहूरी पार्टी और जमहूरी रवायात के अंदर हम हर पार्लियामेंटेरियन को ये वज़ीर आज़म इमरान खान ही
कि मैं समझता हूँ कि उन्होंने मिसाल सेट की है। सबको मौका देते हैं, सबकी बात सुनते हैं, लोग अपने अपने हल्कों की नुमाइंदगी भी करते हैं, रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं। लेकिन फिर मैं आपको ये कहूँगा, जो मसाइल हैं उन मसाइल के हल की तरफ भी हमने जाना। ये हकीकत है कि 9% से सालाना हमारे जो नेचुरल गैस के ज़खायर हैं वो डिप्लीट होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। अल्टीमेटली हमें उसके ऑल्टरनेट जो है वो एवेन्यूज़ को उनकी तरफ जाना है। अब कल जो है वो वेक ऑफ पॉलिसी के हवाले से उगरा की रेगुलेटरी अमेंडमेंट बिल भी पास हो गया है। उसके हवाले से अब जो डोमेस्टिक कनेक्शंस हैं उनको गैस देने के लिए राह हमवार हो जाएगी, क्योंकि पार्लियामेंटेरियंस ने अपने वो तो राह उस वक्त हमवार होगी जब नए टर्मिनल बनेंगे, गैस पाइपलाइन साउथ से नॉर्थ बनेगी। क्योंकि अब तो हम पीक मौसम में हम मैक्सिमम एलएनजी मंगवा लेते हैं, तो आप वैक का बिल तो लेकर आ गए हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा जब तक इजाफी एलएनजी आप नहीं मंगवा सकेंगे, और वो आपके आखिरी साल में भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो यानी कि जब आप 5 साल बाद जाएंगे, हर साल अगर 9% से गैस कम हो रही है, तो आप ये बता के जाएंगे कि 45% हमारे 5 सालों में गैस कम हो गई और हम कोई मुतबादिल नहीं दे सके हैं। नहीं, देखें, मुतबादिल तो बिल्कुल जो है वो हम दे रहे हैं और मुतबादिल के ऊपर काम भी हो रहा है, और इंशाल्लाह हमारी हुकूमत के अंदर ही वो मुतबादिल भी जो है वो मौजूद होगा। अभी जो सिस्टम लगा हुआ है आपके इल्म में है कि $2.5 लाख हमें फी प्लांट को जो है वो डेली की बुनियादों के ऊपर जो है वो आपको पता है अदा करने पड़ते हैं, लेकिन उसके ऑल्टरनेट बड़ा ज़बरदस्त जो है वो हम लेकर आ रहे हैं सिस्टम, और इंशाल्लाह वो भी मुकम्मल होगा। फारूक साहब, ये बात तो अब पुरानी हो गई ना, प्राइवेट पार्टीज तो ये इंटरेस्ट शो कर चुकी है कि वो टेक इन पेपर आना चाहती हैं, वो नहीं चाहती है कि आप उनको कैपेसिटी पेमेंट दें, तो वो तो तैयार है एक अरसे से। अब जो सुस्ती दिखाई जा रही है वो तो आपकी ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, आपकी हुकूमत की तरफ से दिखाई जा रही है ना। शहजाद, ये बात ये है ना कि ये भी तो आप देखें कि ये इसी हुकूमत की ही जीत है कि अब तो टेक और पे के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं। आपको किसी को लालच देने की जरूरत नहीं है कि आपको जो है वो कराया भी पेश करें ना। अब तो वो मान गई है ना, प्राइवेट पार्टीज आने के लिए तैयार हैं, थर्ड पार्टी एक्सेस भी हो जाएगा, लेकिन अब अगर ब्यूरोक्रेसी इसके ऊपर काम हो रहा है जी, उसके ऊपर बड़ी फास्ट पेस के ऊपर काम हो रहा है, और वो इंशाल्लाह 2023 में, अब 2022 में, 2023 के अंदर वो मुकम्मल होगा। उसी के साथ साथ वाफर गैस की फराहमी होगी, इंडस्ट्री को भी मिलेगी, फर्टिलाइजर को भी मिलेगी, और आम जो डोमेस्टिक यूजर है उसको भी गैस की फराहमी जो है वो यकीनी बनाई जाएगी। और दूसरा जो महंगाई वाला इशू है जिस पर आपके दीगर रहनुमा आकर बात कर चुके हैं, अब कल नेपरा ने मजीद ₹4.30 जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट कर दी है बिजली की कीमत में। बेस टैरिफ बढ़ाने की बात हो रही है, इंटरनेशनल मार्केट में कम हो नहीं रही, तो शायद 1-2 दिन बाद आप फिर मजीद ₹4 जो है वो लेवी की मद में बढ़ा दें। तो फिर यानी कि महंगाई भी अगले चंद माह तक काबू में आने का कोई नजर नहीं आ रहा है। तो जो वजीर आजम ने अपने आप को 3 महीने दिए कि 3 महीने में हमें महंगाई पे कंट्रोल करना है, वो कैसे करेंगे फिर आप? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर फिर मैं आपको कहूंगा, उसमें जाहिर बात है जब अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं तो इसमें तो इंटरनेशनल प्राइसेस का फर्क है, खुर्दनी तेल में भी इंटरनेशनल प्राइसेस का इम्पैक्ट है। आप ये देखें ना कि यूएस में उनकी इन्फ्लेशन 7% हो गई है। 1982 के बाद इतनी बड़ी इन्फ्लेशन आई है उनके, यानी 40-45 साल बाद। यूके में, बरतानिया में, चाइना में, फ्रांस में, स्पेन में, यूरोप सारे में तूफान बर्पा हुआ है। अकेला पाकिस्तान तो नहीं है, पाकिस्तान को भी उसके असरात से निपटना पड़ रहा है। यही वजह है कि हम लोगों की आसानी के लिए खास डिजिटल राशन प्रोग्राम लेकर आए हैं। उसमें गली गली हमने किरानों को रजिस्टर्ड कर लिया है। आटा, घी, तेल के ऊपर 1000 रुपया उनको जो है वो सब्सिडी मिलने जा रही है। शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक। इसके बाद पाकिस्तान की पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का आज ऐलान हुआ, उसका जो पब्लिक हिस्सा था उसको पब्लिक भी किया गया है, इस पर बात करेंगे। डॉक्टर मुईद यूसुफ हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान में पहली मर्तबा कौमी सलामती पॉलिसी तश्कील दे दी गई है और आज इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का पब्लिक वर्जन भी जारी कर दिया गया है। ये एक मल्टी डायमेंशनल पॉलिसी है और इस दस्तावेज को एक अम्ब्रेला डॉक्यूमेंट की हैसियत हासिल होगी और मुख्तलिफ सेक्टर्स में पहले से मौजूद पॉलिसीज जैसे कि फॉरेन पॉलिसी, इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी, फूड सिक्योरिटी और दीगर पॉलिसीज अब इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी से जुड़ती रहेंगी। 7 सालों में तैयार होने वाली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में सबसे ज्यादा अहमियत इकोनॉमिक सिक्योरिटी को दी गई है। इसके अलावा गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, तालीम, जियो इकोनॉमिक्स और ह्यूमन सिक्योरिटी के सब्जेक्ट्स को भी इस कौमी सलामती पॉलिसी का हिस्सा बनाया गया है, जबकि आबादी, यूथ, क्लाइमेट, फूड सिक्योरिटी और सेहत जैसे मसाइल ह्यूमन सिक्योरिटी से मुंसलिक किए गए हैं। आज कौमी सलामती पॉलिसी के पब्लिक वर्जन का इजरा की तकरीब में वजीर आजम इमरान खान ने इस पॉलिसी की तश्कील को कौमी सिमत के तयन में मददगार करार दिया है। अपनी तकरीर में वजीर आजम ने कहा कि कौमी सलामती का जदीद तस्वर अब 1 डायमेंशनल नहीं बल्कि मल्टी डायमेंशनल होगा। इकोनॉमी, इंक्लूसिव ग्रोथ, हेल्थ, इंश्योरेंस, तालीमी निज़ाम, रूल ऑफ लॉ, तिजारत, इन्वेस्टमेंट और मार्जिनलाइज्ड तबकात को उठाना सब कौमी सलामती पॉलिसी का हिस्सा है। ये जो आपने एक ऑल इनकम्पसिंग मल्टी डायमेंशनल जो सिक्योरिटी
पॉलिसी दी है। अगर आपकी इकोनॉमी सही नहीं है तो आप अपने आप को सिक्योर देर तक कर ही नहीं सकते। ये जो कॉन्सेप्ट अब आपने दिया है इंक्लूसिव ग्रोथ का, कि हम जब तक एक कौम बाहसियत कौम डेवलप नहीं होंगे, हम अगर एक ही सेक्शन डेवलप हो जाएगा या कॉन्सेप्ट अमीर हो जाए और आम लोगों की जिंदगियों में फर्क ना पड़े, वो कौम हमेशा इनसिक्योर रहेगी। जो चैलेंज है पाकिस्तान का वो है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ ना होने की वजह से हमारे कार्टेल्स बन गए। पानी का बड़ा चैलेंज है। पहली दफा गवर्नमेंट 10 नए डैम्स बना रही। क्लाइमेट चेंज, जो हमारे इलाके पीछे रह गए हैं, बलूचिस्तान पीछे रह गया। हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए यह भी बहुत जरूरी है कि बलूचिस्तान की हम डेवलपमेंट के ऊपर एक्स्ट्रा तवज्जो दें, जो हमने नहीं दी। हमारा जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फॉर्मर कबायली इलाका है, उसके अंदर जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, वो बहुत पीछे रह गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि 74 साल से कौमी सलामती पॉलिसी से मुराद सिर्फ मिलिट्री सिक्योरिटी ही ली जाती थी, लेकिन अब ये पॉलिसी उन तमाम शोबों के हवाले से तैयार की गई है जो कौमी सलामती पर असरअंदाज होते हैं। आज जारी होने वाले इस पॉलिसी का मकसद अवाम के तहफ़्फ़ुज़, सलामती, वक़ार और खुशहाली को यकीनी बनाना है। इकनॉमिक सिक्योरिटी को जामे पॉलिसी में बुनियादी हैसियत दी गई है, जबकि जियो स्ट्रेटेजिक मकासद के हसूल के लिए जियो इकनॉमिक विजन की अहमियत भी बयान की गई है और कौमी वसाइल में इजाफे के लिए सस्टेनेबल और इंक्लूसिव इकनॉमिक ग्रोथ को लाजमी करार दिया गया है। आज जारी होने वाले डॉक्यूमेंट में कौमी वहदत, माशी मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़, दिफाई और जोग्राफियाई सलामियत का तहफ़्फ़ुज़, फॉरेन पॉलिसी और ह्यूमन सिक्योरिटी के मौज़ूआत को शामिल किया गया है और इनके हवाले से पॉलिसी, अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस का भी जिक्र किया गया है। 74 साल बाद एक कौमी सलामती पॉलिसी की तश्कील खुशाइंद है, लेकिन इस जामे पॉलिसी का हिस्सा बनने वाले बहुत से मौज़ूआत पर पहले भी बात होती रही है, पॉलिसी साजी भी होती रही है, लेकिन अब ये मौज़ूआत को एक पॉलिसी फ्रेमवर्क में यकजा कर दिया गया है। ऐसे में सवाल ये अहम है कि इस पॉलिसी पर अमल दरामद कैसे होगा। इस पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मोईद यूसुफ ने। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान की पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है जिसका एक हिस्सा आज पब्लिक कर दिया गया है। ज़रा बताइएगा कि इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का जो पूरा फ्रेमवर्क है उसकी अहमियत क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और ख़ास तौर पे ये जो नई पॉलिसी है ये कैसे मुख्तलिफ है उस अनरिटन पॉलिसी से जो अब तक इन प्लेस थी। शुक्रिया शहजाद। अच्छा, पहले तो यही फ़र्क है कि अनरिटन पॉलिसी इन प्लेस थी। आपका एक व्यू हो सकता है, मेरा एक और हो सकता है, किसी और का कोई और हो सकता है। व्हाट इज़ एन अनरिटन पॉलिसी? अनरिटन पॉलिसी का मतलब ये है कि जिसकी कोई चॉइस हो, जिसके पास वो ताकत हो, वो फैसला कर ले कि मैंने किस तरफ जाना है। हमारा इशू ये था और इस वजह इस पॉलिसी पे इतनी कमिटमेंट की और इतनी कोशिश की, सिर्फ इस हुकूमत ने नहीं, ये तो 2014 से मामला शुरू है, बल्कि उससे पहले भी कोशिशें होती रही हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे पास सेक्टर्स की तो पॉलिसीज़ हैं अपने अपने शोबे की जो कौमी सलामती से जुड़ी हुई हैं। कुछ तो बिल्कुल वाज़ेह हैं, डिफेंस की कह लें, फॉरेन पॉलिसी की कह लें, बट फिर फूड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी। लेकिन जो एक अम्ब्रेला डॉक्यूमेंट जिसने गाइडेंस देनी है, जो एक छतरी की मानंद होता है, जो विजन डिक्लेयर करता है, डिसाइड करता है और फिर आपको बताता है कि वो किबला किस तरफ है, वो चीज़ अगर ना हो तो फिर हदफ क्या है? और फिर ये आप कैसे इंश्योर करेंगे कि एक सेक्टर की पॉलिसी दूसरे सेक्टर की पॉलिसी के में तजाद नहीं है? तो वो छतरी जो है वो हमारे पास अम्ब्रेला गाइडेंस मौजूद नहीं थी। तारीफ जो है कौमी सलामती की, क्या इस मुल्क में वो मौजूद थी? उस पर बहस तो है, 74 साल से बहस है, काफ़ी कंपेटिटिव किस्म की बहस है, लेकिन वो तारीफ नहीं थी। ये होता क्या है कॉन्सेप्ट, आज हमारी से क्या होना चाहिए, और वो इस पॉलिसी ने डिफ़ाइन कर दिया है। नंबर 1, सिक्योरिटी वही है जो आपके आम शहरी का तहफ़्फ़ुज़ है, फ़िज़िकल भी और उसके लाइवलीहुड्स का भी, यानी माशी तहफ़्फ़ुज़। और उधर पहुंचने के लिए आपकी नेशनल सिक्योरिटी, जिसको हम कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी कह रहे हैं, उसका दारोमदार है इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे। जब वो आएगी, जब आपके पास अपने वसाइल बढ़ेंगे, फिर आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इतनी मिकदार में कि उससे आपकी जो ह्यूमन सिक्योरिटी है वो भी पूरा, उस पर भी पूरा पड़े, और आपकी जो मिलिट्री और ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है उसके भी वो वसाइल हों जिससे वो अपनी थ्रेट मैट्रिक्स को मुकम्मल तौर पे कवर कर सकें। डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास एक अम्ब्रेला डॉक्यूमेंट है जो कि गाइडेंस के तौर पे काम आएगा, मददगार साबित होगा कि हमारी सिमत आगे क्या होनी है। और आपने ठीक कहा कि
इंडिविजुअली या आइसोलेशन में तो हमें बहुत सारी बातें पता थी जिसपे अमल भी हो रहा था। मिसाल के तौर पर हमें पता है कि अगर आपको मिलिट्री कैपेसिटी बढ़ानी है तो आपको अपनी ग्रोथ बढ़ानी पड़ेगी। आपको पता है कि नेबर्स के साथ ट्रेड भी जरूरी है और वो तभी पॉसिबल होगा जब अमन रहेगा। इसी तरीके से वाटर स्कैसिटी के इश्यूज हैं, क्लाइमेट चेंज के इश्यूज हैं, ये सब हमें पता था, बट ये सब एक डॉक्यूमेंट में आ गए हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि यही इदारे हैं हमारे पास, उनकी कैपेसिटी से भी हम वाकिफ हैं, यही ब्यूरोक्रेसी है, तो गाइडलाइंस तो हमें मिल गई है, इसकी इंप्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड कैसे होगी? अब ठीक, आई थिंक दिस इज़ $1 मिलियन क्वेश्चन, और मैंने तो आज ये लॉन्च में बिल्कुल पब्लिकली भी कहा है कि अगर पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तो वो एक सफ़ात पे मुश्तमिल एक इट्स अ पेपर। सो इसके लिए जो अच्छी चीज़ है ये है कि शायद ये वाहिद पॉलिसी है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन को ओवरसी करने के लिए, प्रोग्रेस को इंश्योर करने के लिए एक पूरी डिवीज़न खड़ी हुई। नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न का एक मेन काम इस पॉलिसी को बनाना और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करवाना है, और इसके ऊपर एक इदारा है, एक बॉडी है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, जो हाईएस्ट सिक्योरिटी डिसीजन मेकिंग और कंसल्टेटिव बॉडी है पाकिस्तान की, वो इसको ओवरसी करती है। तो उस पर तो इंस्ट्रक्शंस भी मिल चुकी हैं मेरे ऑफिस को कि हर महीने पीएम को हमने जाके प्राइम मिनिस्टर और तमाम कमेटी को अपडेट देनी है कौन सा काम हुआ। तो इस पॉलिसी का जो क्लासिफाइड पार्ट है उसमें एक बड़ी डिटेल में पॉलिसी एक्शंस हैं, हमने करना क्या है, किसने किस वक्त किस टाइमलाइन पे, वो इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क हमने अब परसू करना है। क्या ये गारंटी करता है कि सारी चीज़ इंप्लीमेंट होगी? नहीं, लेकिन हमारे पास ना फ्रेमवर्क होता है यूजुअली, ना इस पे इतना फोकस होता है। तो वो चीज़ तो बिल्कुल हमने जितना टाइम पॉलिसी पे लगाया उतना ही उस पे लगाया, क्योंकि हमें भी यही खदशा था कि पॉलिसी बन जाएगी लेकिन अगर इम्प्लीमेंट नहीं होगी तो फिर फ़ायदा क्या। और जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट आप जिसका जिक्र करें, जिसको पब्लिक नहीं किया, उसमें सिर्फ इसकी डिटेल्स ही हैं कि कैसे इनको इम्प्लीमेंट करना है, उसकी टाइमलाइन क्या होगी, या कुछ ऐसे मौजूआत भी हैं जिनको पब्लिक नहीं किया जाना चाहिए? नहीं, और चीज़ें भी हैं उसमें, आप समझ सकते हैं ऐसा शोबा है। बल्कि ऑनेस्टली बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने तो बल्कि मीटिंग में, ये कमेटी की मीटिंग में कहा कि भाई क्यों आप करें सारा डॉक्यूमेंट, बट आप समझ सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो फिर जब उनसे बात हुई और राय ली गई तो हमने कोई 2 सफ़े की समरी नहीं की, आपके सामने है 50-55 सफ़े का सब्सटेंटिव डॉक्यूमेंट है जो तमाम खदोखाल, तमाम डायरेक्शंस बयान कर रहा है, मासिवा उन चीज़ों के जिसका या तो कोई इम्प्लीमेंटेशन का उस तरह ज़रूरत नहीं है, और या वो सेंसिटिव चीज़ें हैं या मिस इंटरप्रेट हो सकती हैं, उनको फिर ज़ाहिर बात है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए जैसे कि यही ब्यूरोक्रेसी हमारे पास है, यही इदारे हैं। आज कंपटीशन कमिश्नर पाकिस्तान की भी वज़ीर आज़म ने मिसाल दी। अब इन इदारों की कैपेसिटी कैसे बढ़ानी है, इन इदारों को मज़ीद ऑटोनमस कैसे बनाना है, ताकतवर कैसे करना है, इसका भी बाकायदा प्लान है। अच्छा, इस पॉलिसी में उस हर चीज़ का तो प्लान नहीं है, बट इस कई जगह पे प्लान्स बने हुए हैं। फ़र्ज़ करें कोई और इदारा है जिसका ये काम है, अगर उनका प्लान जो है वो मौजू है, बना हुआ है, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। असर नौ तो नए प्लान्स बनाने की ज़रूरत नहीं, जहाँ बिल्कुल वॉइड है वहाँ हम उस डिपार्टमेंट, उस मिनिस्ट्री और उस इदारे के साथ बैठ के वो प्लान्स बनेंगे और फिर वो इम्प्लीमेंट होंगे। तो ये कई चीज़ें तो ऑब्वियसली बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, ओवरनाइट नहीं होगा, बट यूर राइट, कैपेसिटी जब तक नहीं बढ़ेगी, जब तक आपके पास स्पेशलाइजेशन नहीं आएगी सिस्टम के अंदर, तो फिर उस तरह के प्रोडक्ट, उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। और ये एक बड़ा अलमिया है हमारा जिस पे काम करना है। सही। आज वज़ीर आज़म साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जब उन्होंने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के हवाले से बताया, तो उन्होंने मिसाल दी कि देखिए जब भी हम IMF की तरफ जाते हैं, क्योंकि डॉलर शॉर्टफॉल होता है, तो IMF ऑब्वियसली हमें कुछ प्रायर एक्शंस बताता है, डिक्टेट करता है, जिससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। अब यहाँ पे लोग ये सवाल तो करेंगे कि क्या ये तजाद नहीं है कि आज हम ये पॉलिसी दे रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि IMF से कैसे जान छुड़ाई जाए, लेकिन कल ही हमने 2 ऐसे बिल्स पास करवाए हैं जो कि IMF के प्रायर एक्शंस थे। तो एग्जैक्टली इम्प्लीमेंटेशन और इतलाक कब से होगा फिर इस पॉलिसी का? देखें, पहले तो ये समझ लें कि ये अम्ब्रेला डॉक्यूमेंट्स कल गुजरे हुए कल, आज और आने वाले कल की बात नहीं करते। ये तो आपको देखिए 5 साल का डॉक्यूमेंट है, 10 होंगे, 15 होंगे, ओवर टाइम कुछ चीज़ें जल्दी होंगी, कुछ बाद में होंगी, लेकिन सिर्फ जो है वो हमने तब्दील नहीं करनी। पॉलिसी कंटिन्यूटी जो है वो लाजिम है। ये कल का होना तो यही है ना कि जान नहीं छूटी हुई, अभी तो IMF भी है और भी हम कहाँ कहाँ जाते हैं, तो अभी तो जान नहीं छूटी। अब उसके लिए काम करना है, उस पटरी पे चलना है जिस पे हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज़ किया है कि उससे जान छूटे और उसके बाद फिर वो सॉल्वेंसी के मसले हल हों और फिर ये वाले मुश्किलात बार बार ना आएँ, तो आपकी ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस बहुत बढ़ जाएगी पॉलिसी चॉइसेस की। सही। और डॉक्टर साहब, जैसे अब कुछ इसके स्पेसिफिक्स पे बात करते हैं, जो सब्जेक्ट है फॉरेन पॉलिसी वर्ल्ड,
उसमें आप लोगों ने कहा है कि हम चाहते हैं कि जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे नॉर्मल रिलेशनशिप रहे और उनसे हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट और सॉवरेनिटी की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम करें। साथ में ये भी लिखा हुआ है कि जो जम्मू और कश्मीर का मसला है वो डिस्प्यूट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के करारदाद के तहत ही हल होना है। अब आपने देखा होगा कि कुछ रिपोर्टिंग ये हुई थी जिसमें कहा गया था कि हम इंडिया से 100 साल के पीस की बात करें ताकि उस दौरान उनसे इकोनॉमिक टाइज और ट्रेड हम बढ़ा सकें, और जो कश्मीर का मामला है वो बैक बर्नर पे भी अगर चला जाए तब भी इकोनॉमिक टाइज उनके साथ बहाल करने हैं। क्या क्लासिफाइड हिस्से में कुछ ऐसा है जो आपने भी देखा होगा, रिपोर्टिंग हुई है इस हवाले से? जब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मुझे कई दफ़ा समझ नहीं आती रिपोर्टिंग की भी, मैं ही वो शख्स हूँ जो बोल रहा है, आज भी बोल रहा है। अब डॉक्यूमेंट आपके सामने है, अगर ये सच होता तो ये डॉक्यूमेंट जो आपको दिया है तो 180 डिग्री ऑपोजिट है। हम तो कह रहे हैं हमें अमन चाहिए, हम कह रहे हैं कनेक्टिविटी चाहिए, लेकिन उसके खदोखाल बयान कर दिए, प्री कंडीशंस बयान कर दी और वो बिल्कुल वाजे हैं। सो आई थिंक थोड़ी सी सेंसेशन बनाने के लिए इस तरह नहीं करना चाहिए लोगों को कि एक बिल्कुल ही आउट ऑफ लेफ्ट फील्ड एक बात कर दी कि जी ये हो गया वो हो गया। आज पॉलिसी आपके सामने आ गई, बल्कि जिन साहब ने लिखा था मैंने उनको बाद में कहा कि आपको ही 2 दिन बाद जो है ये रुसवाई होगी कि दुनिया कहेगी आप क्या लिख रहे हैं और पॉलिसी में क्या है। सो वी आर वेरी क्लियर, जो हमने बात की है दैट इज़ आवर पोजीशन। क्योंकि इंडिया ने भी इसको बहुत ज़्यादा कवरेज दी, तो आप कह रहे हैं कि कोई ऐसे स्पेसिफिक टर्म्स में नहीं है कि 100 साल की हमें एक अमन की पॉलिसी हिंदुस्तान के साथ बनानी है जिसमें हम अपने माशी टाइज बेहतर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है? नॉट एट ऑल नहीं है, लेकिन अगर इंडिया ने इसको बहुत ज़्यादा अटेंशन दी है तो फिर इंडिया ज़रा अपने अंदर देख ले, इंट्रोस्पेक्ट करे कि वो क्यों नहीं आगे चल रहा। हमने तो पहले भी ये बात की है कि भाई अगर आप सीरियस है, सिंसियर हैं, इफ़ यू आर विलिंग टू डू राइट बाय द कश्मीरीज तो चलें। तो अगर इतनी ही उन्होंने इसको पजीराई दी है तो फिर अपने करतूत, अपनी हरकत सीधी करें ताकि आगे चलें। पूरे खित्ते में बहुत गुर्बत है, लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन है, हम आगे चलेंगे लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो ये बताइएगा कि इस डॉक्यूमेंट में क्या कोई तब्दीली है जो पिछले चंद सालों में इंडिया के साथ इस हुकूमत की खास तौर पे पॉलिसी रही है? क्योंकि आपने ये लिखा है इस डॉक्यूमेंट में कि पाकिस्तान का बड़ा कंसर्न है, जैसे कि हिंदुत्व ड्रिवन पॉलिटिक्स हो रही है इस वक्त हिंदुस्तान में, आर्म बिल्डअप जो कर रहे हैं वो एक कंसर्न है। तो स्टेटस को है जो पिछले 3 साल से पॉलिसी रही है इंडिया के हवाले से, या इस डॉक्यूमेंट में कुछ तब्दीली है इंडिया के हवाले से? इंडिया का मैं पॉलिसी से हट के आपको कहूँ, आई थिंक वी हैव टू वेट फॉर इंडिया टू कम टू इट्स सेंसेस। आई एम सॉरी बट इस वक्त जो वहाँ हालात हैं, हर हमसाये से लड़ाई मोल ली है, ख़ित्ते को डिस्टेबलाइज़ कर रहे हैं, अपने साथ जो कर रहे हैं वो तो नज़र ही आ रहा है। तो मेरा ख्याल है अगर आपने किसी मंतक की, लॉजिक की, रैशनैलिटी की बात करनी है, मैं जो भी कह दूँ मेरी ख्वाहिश वो हो नहीं सकता जब दूसरी तरफ एक इर्रेशनल, आइडियोलॉजिकल, फ्रेंकली अनफॉर्चुनेटली फैशिस्ट मेंटालिटी और आइडियोलॉजी हो। सही। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान ने तो अपनी पॉलिसी बनानी है, बाद में फिर वो देखना है कि सामने इंडिया से किस तरीके का रिस्पांस आता है। यूएस के हवाले से भी इसमें लिखा हुआ है कि बायलैटरल कोऑपरेशन की एक बड़ी तारीख रही है पाकिस्तान की, लेकिन अब वो कोई कैंप पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान तो पॉलिसी इस पर बना लेगा, बट अमेरिका तो इस ताल्लुक को देखता है कैंप पॉलिटिक्स में कि क्या आप चाइना के कैंप में हैं या हमारे कैंप में हैं। इसमें कैसे बैलेंस क्रिएट किया जा सकता है मोहित साहब? अच्छा शहजाद, इसमें मैं आपको बताऊं, जब आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट देते हैं, आप अपनी पॉलिसी उस तरफ चलाते हैं, तो आप कह क्या रहे हैं कि मैं अपने पॉलिसी उस जाविये से देखूंगा कि मैं उस कैंप पॉलिटिक्स, उस ग्रेट पावर कंपटीशन में ना फंसूं और अपने लिए रास्ता निकालूं कि यहाँ पे हर कोई आके इन्वेस्ट भी करे, हमारी जियो इकोनॉमिक विजन को पजीराई भी मिले और हमें और स्पेस मिले मनूवर करने की थ्रू इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। अब अगर दूसरी साइड कोई भी हो, अमेरिका हो कोई और हो, वो नहीं मानता, नहीं करने देना चाहता, रुकावटें डालता है, तो जाहिर बात है फिर उधर प्रोग्रेस कम होगी, फिर कहीं और बाकी ताल्लुकात में ममालिक से और जगह शायद प्रोग्रेस ज़्यादा हो जाए। तो आपने अपनी इंटेंट दे दी, इस तरफ हमने जाना है। लेकिन अगर दूसरा मुल्क, बिल्कुल आप इंडिया की मिसाल ले लेना, इंटेंट क्या है कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ, तो ये भी उसमें है। लेकिन कैंप पॉलिटिक्स हमें सूट नहीं करती और इसलिए हम बड़ी बार बार ये बात कर रहे हैं, वी वॉन्ट टू बी द ब्रिज नॉट द डिवाइडर। राइट। अब जरा इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से बात करेंगे। बड़े वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि स्टेट की रिट जो है क्रॉस द कंट्री वो कायम की जाएगी, क्योंकि सिक्योरिटी, लाइफ की सिक्योरिटी और प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी देना ये स्टेट की जिम्मेदारी है। ज़ीरो टॉलरेंस होगी टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और वायलेंस के खिलाफ। तो ज़रा ये बताइएगा कि अभी कुछ हालिया वाक़यात हुए जिसमें पहले हुकूमत ने, स्टेट ने बल्कि कहा कि हम TTP से भी बात करेंगे, फिर जो TLP का मामला था उसमें हमने देखा, ऐसा लगता है कि हुकूमत जो है वो पीछे हटी, हुकूमत की रिट पर सवाल हुए। कैसे डील करेंगे? बातचीत के जरिए, डायलॉग के जरिए, क्या वे फॉरवर्ड है?
इसमें दो तीन चीज़ें हैं। देखिए, एक तो केस टू केस तो इस पॉलिसी में ऑब्वियसली बात नहीं है, लेकिन रिट ऑफ द स्टेट इस्टेब्लिश करने का मतलब यूज़ ऑफ फोर्स नहीं है। आपने ताकत का इस्तेमाल तो एब्सोल्यूट लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए अपने लोगों पे, किसी भी रियासत का। और हम उस तरह की रियासत नहीं है कि कोई पुशबैक आया, कोई प्रोटेस्ट हुआ तो गोलियाँ चल गई। ऐसे भी ममालिक हैं दुनिया में। हम क्या कह रहे हैं, रिट ऑफ द स्टेट के कॉन्सेप्ट पे अभी उस प्रिंसिपल पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अगर आपके ख़िलाफ़ को खड़ा होता है, वायलेंस है, तो आप रिकनसाइलेबल को सेपरेट करें और फिर रिकनसाइलेबल को इंगेज करें। अगर उनकी जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं तो एड्रेस करें। अगर कानून तोड़ते हैं तो कानून के मुताबिक जज़ा और सज़ा का कानून हो। सो डायलॉग इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ दैट। वो बिल्कुल वहाँ पे है। आई वुड से इट्स द प्रायोरिटी स्ट्रैटेजी। लेकिन फिर आपके पास तमाम ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं एज द स्टेट। ये चीज़ के बस रियासत है, उसके चढ़ दौड़ो, जो भी कर लो, इसकी किसी किस्म की पेशेंस नहीं रियासत के पास होनी चाहिए। तो पहली जो स्ट्रैटेजी होगी वो यही है कि बातचीत करनी है अपने लोगों से और यूज़ ऑफ फोर्स जो है वो लास्ट रिजॉर्ट होगा। लेकिन शहजाद, एक रियासत के लिए ना आपने फ़ैसला क्या करना होता है। जब टीएलपी की भी बात होती, फ़ैसला ये करना है कि मेरे एक्शन से मैक्सिमम नंबर ऑफ पाकिस्तानी इसको फ़ायदा पहुँचे। हो सकता है कि जो एक्शन पॉपुलर हो, जो एक्शन लगे कि यार ये वाली चीज़ इस वक्त होनी चाहिए, उससे स्टेट के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन हो कि नहीं, इससे तो नुकसान ज़्यादा है। तो फिर कई दफ़ा स्टेट ऑप्टिक्स की हिट ले लेती है, पब्लिक परसेप्शन की हिट ले लेती है, लेकिन चीज़ वो करती है जिससे कम से कम नुकसान हो पाकिस्तानी शहरियों को। तो कई दफ़ा वो ऐसा होगा कि बात होगी, कई दफ़ा आपको लगेगा कि जी ये तो बिल्कुल ही लेट गए, कई दफ़ा आपको लगेगा ताकत का इस्तेमाल हुआ, नहीं होना चाहिए, कई दफ़ा लगेगा बिल्कुल ठीक किया। ये केस टू केस डिपेंड करेगा, बट प्रिंसिपल बिल्कुल वाज़ेह। सही है। अब इसके लिए ये जो डॉक्यूमेंट है इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो और इससे फ़वाइद हासिल हो, उसके लिए ज़रूरी है एक तो कि जमहूरियत मजबूत हो और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुल्क में ना हो। अब हमारी एक सिविल मिलिट्री तरह की हिस्ट्री रही है, 3 मार्शल लॉ लग चुके हैं। इवन जब जमहूरी हुकूमत होती है डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब, तब भी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से अक्सर इल्ज़ाम लगते हैं कि इंटरफेरेंस बहुत है सिविलियन मामलात में। इस हवाले से ये डॉक्यूमेंट क्या कहता है कि इंटरफेरेंस ना हो, हर इदारा अपने तौर पे काम करे, हर इदारा मजबूत हो और ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो ताकि जो इंस्टेबिलिटी होती है, सियासी इंस्टेबिलिटी, वो बार बार ना देखने में आए। देखिए शहजाद, जस्ट द फैक्ट कि ये डॉक्यूमेंट आपके सामने है, कितनी देर से कोशिश भी हो रही थी, शोज़ यू कि एक सिविल मिलिट्री कंसेंसस है। आपने डॉक्यूमेंट देखा, जब पहले ये डॉक्यूमेंट अप्रूव हुआ, पब्लिकली प्राइम मिनिस्टर ने कहा, पब्लिकली मिलिट्री साइड ISPR गालिबन उन्होंने भी को ट्वीट की, आज आपने देखा तमाम मौजूद थे, बाद में मेरे ख्याल को गैर रस्मी बात भी हुई, वो भी कोट हो रही है मीडिया पे। तो कंसेंसस तो बिल्कुल वाज़े है, ये भी वाज़े है कि डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है। तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी, जो सारी बातें हैं ये ऑब्वियसली सब ऑन बोर्ड हैं, तो तभी आपके सामने ये पॉलिसी आई है। तो यस, मतलब इस मुल्क में खूब ही हुए हैं, एंड इफ़ देयर हैव बीन वीकनेसेस, मिस्टेक्स, जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए उनसे हमने सीखना है। हम तो कह रहे हैं भाई, अगर आप अपनी माजी से नहीं सीखेंगे तो कभी भी मुस्तकबिल में ठीक नहीं हो सकते, तो बिल्कुल सीखना है, इसमें क्या शक। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब, एडवाइज़र हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का जो पब्लिक वर्जन था उसको आज पब्लिक कर दिया गया है। अब अगला मरहला ये है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक होती है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक, इसके बाद मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम करने की दरख्वास्त पर आज अहम समाअत हुई, जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिन्नुल्लाह ने ऑडियो लीक की अदालती फॉरेंसिक के लिए अटॉर्नी जनरल से गैर मुल्की मुस्तनद फॉरेंसिक एजेंसियों के नाम तलब कर लिए हैं और साथ ही सवाल भी उठाया है कि अगर ऑडियो का फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए तो बताया जाए इसका खर्चा कौन उठाएगा। आज समाअत के दौरान इस केस के दरख्वास्त गुजार कोर्ट बार के सदर बैरिस्टर सलाउद्दीन ने अदालत से दरख्वास्त की कि साकिब निसार की मुबैना ऑडियो की इंक्वायरी के लिए आज़ाद कमीशन बनाया जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैरिस्टर सलाउद्दीन से पूछा, आपको मालूम है कि ओरिजिनल ऑडियो क्लिप कहां है? जिस पर दरख्वास्त गुजार ने कहा कि हमें नहीं मालूम कि ओरिजिनल ऑडियो क्लिप कहां है। चीफ जस्टिस अतहर मिन्नुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त में इल्ज़ाम है कि इस अदालत के बेंचेस किसी दबाव में बनाए गए। दरख्वास्त गुजार सलाउद्दीन अहमद ने कहा कि मेरी पिटीशन में ये इल्ज़ाम नहीं है, ये इल्ज़ाम राना शमीम के बयान हल्फी में लगाया गया है। मेरी पिटीशन साकिब निसार के ऑडियो क्लिप की इंक्वायरी से मुतल्लिक है, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जब आप ये कहते हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए तो वो बेंच में शामिल जजेस की होगी। बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा
कि ऑडियो क्लिप में ये नहीं कहा गया है कि दूसरी तरफ वो किसी जज से बात कर रहे हैं। अभी ये मरहला नहीं है कि किसी को कसूरवार ठहराया जाए या बेकसूर करार दिया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि बेंच में शामिल जजेस के ऑर्डर से कहां साबित होता है कि अदालत कॉम्प्रोमाइज थी। ऑर्डर इसके बरखिलाफ आया था। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार सलाउद्दीन अहमद ने ऑडियो क्लिप की फॉरेंसिक रिपोर्ट पढ़कर सुनाना शुरू की और कहा कि ऑडियो क्लिप की फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक इसे एडिट नहीं किया गया है, जिस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि आपने ये रिपोर्ट कहां से हासिल की है, जिसमें बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा ये रिपोर्ट इंटरनेट से हासिल की गई है। चीफ जस्टिस ने कहा इंटरनेट पे तो बहुत सारी चीजें आती हैं, कल जेर इल्तवा केसेस में मजीद पिटिशंस आ जाएंगी कि ये ऑडियो है, इसकी इंक्वायरी करवाएं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि बार काउंसिल और अटॉर्नी जनरल मुस्तनद फॉरेंसिक एजेंसी का नाम बताएं, इनसे रिपोर्ट लें। अभी आप जिस फॉरेंसिक एजेंसी की रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, इसकी रिपोर्ट पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार से पूछा कि अगर इस ऑडियो क्लिप का फॉरेंसिक करवाएं तो बताएं इसका खर्चा कौन बर्दाश्त करेगा। बैरिस्टर सलाउद्दीन ने कहा वजारत कानून इसका खर्चा उठा सकती है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा टैक्स पेयर का पैसा इस पर क्यों खर्च हो। तारीख वाकई तल्ख है, जजेस ने माजी में चीजों को तस्लीम किया है मगर यहाँ मामला मुख्तलिफ है। समाअत के बाद चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने मुख्तसर हुक्मनामे में लिखा कि दरख्वास्त गुजार से पूछा गया है कि क्या ऑडियो लीक को फॉरेंसिक जायजे के लिए भिजवाया जा सकता है, जिस पर दरख्वास्त गुजार ने कहा है कि अटॉर्नी जनरल किसी भी मुस्तनद फर्म से ऑडिट करवा लें तो वो मुतमईन होंगे। अदालत ने हुक्मनामे में अटॉर्नी जनरल से गैर मुल्की मुस्तनद फॉरेंसिक एजेंसियों के नाम तलब किए और साथ ही दरख्वास्त गुजार बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद को हिदायत की कि वो ऑडियो क्लिप हासिल करके इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं, जबकि दरख्वास्त गुजार और अटॉर्नी जनरल से इस हवाले से भी मुआवनत तलब की गई है कि इस मामले का ज़ेरे इल्तवा अपीलों पर क्या असर पड़ेगा। अदालत ने समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। अब देखना होगा कि अदालत अगली पेशी पर ऑडियो क्लिप के फॉरेंसिक जायजे से मुतल्लिक क्या ऑर्डर देती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।